तो कल्पना करें कि एक इमरजेंसी है, ड्रैगन, वहां एक ड्रैगन है, कोई आता है और कहता है वहां एक ड्रैगन है, मैं इसे संभालने वाला व्यक्ति हूं। यही एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, जो कट्टरपंथी प्रकार के लोग हैं, जो ग्रोथ की लिमिट्स को बढ़ावा देते हैं। फिर मैं उन्हें देखता हूं और सोचता हूं, ठीक है, वो ड्रैगन असली है या नहीं? ये एक सवाल है। मैं अपने आप से ये सवाल हर बार पूछता हूँ जब मैं अकेले समय बिताता हूँ। क्या एनवायरमेंटल फ्रंट पर प्रलय आ रही है? हाँ या नहीं? मैं इसे फिलहाल के लिए छोड़ देता हूं। मुझे लगता है कि कई अलग अलग कारणों से दोनों तरीकों के लिए एक मामला बनाया जा सकता है, और ये एक मामूली चिंता नहीं है। और हमने ओशंस में बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी हैं, और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज मुख्य मुद्दा है या नहीं, ये एक पूरी तरह से अलग सवाल है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। वो मुद्दा नहीं है। आप ड्रैगन के बारे में शोर मचा रहे हैं। ठीक है, मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? चलिए देखते हैं कि आप ड्रैगन पर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले आप डर के मारे जम से जाते हैं और घबराहट में होते हैं। यह संकेत हो सकता है कि आप इस काम के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं। दूसरा, आप दूसरों को मजबूर करके अपने लिए ड्रैगन से लड़ने को तैयार हैं। तो अब न केवल आप टेरिफाइड हैं, बल्कि आप एक टेरिफाइड अत्याचारी भी हैं। तो फिर मैं कहूंगा कि खैर, फिर आप वो मूसा नहीं हैं जिसकी हमें इस विशेष पलायन से बाहर निकलने के लिए आवश्यकता है। शायद ये एक न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ये ऐसा है, यदि आप जिस चीज का सामना कर रहे हैं उससे इतने डरते हैं कि आप भयभीत होकर पैरालिसिस और निहिलिज्म में चले जाते हैं, और आप अपनी मर्जी से तानाशाही करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस समय के लिए सही नेता नहीं हैं। फिर मुझे बियॉन्ड लम्बॉर्ग या मैट रिडली या मैरियन टूपे जैसे व्यक्ति पसंद हैं, और वे कहते हैं, देखो, हमारे पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। और शायद आप ये तर्क भी दे सकते हैं कि कुछ स्थितियों में मॉल्थुसियन एलिमेंट है, लेकिन फंडामेंटली ह्यूमन रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हम बहुत तेजी से और हर समय तेजी से कम में ज्यादा करने के लिए सीखते हैं, और हमारे पास ये है। और मुझे लगता है, हाँ, उस विचार पर, और मैं इसके बारे में सोचता हूं फंडामेंटल वे में, ये ऐसा है। मैं लोमबर्ग पर भरोसा करता हूं, मैं टूपी पर, मैट रिडले पर भरोसा करता हूं। उन्होंने इन बातों पर गहराई से सोचा। वे सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि ओह, इन्वायरमेंट मायने नहीं रखता। तुम जानते हो, इन्वायरमेंट, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये क्या है। ये सब कुछ है इन्वायरमेंट। मुझे इन्वायरमेंट की चिंता है। तो ये कहने में और मैं हर चीज के बारे में चिंतित हूं कहने में क्या अंतर है? वे स्टेटमेंट सिमेंटिकली कैसे डिफरेंट हैं? हाँ, एनवायरनमेंट के बारे में तो सही है, लेकिन मैं ह्यूमन सोसाइटी के लिए चिंतित हूँ। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में बात करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ शामिल है, निश्चित रूप से। हाँ, सब कुछ। और फिर ये मॉडल, क्योंकि लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैं क्लाइमेट मॉडल्स नहीं खरीदता। मैं क्लाइमेट मॉडल्स को इकोनॉमिक मॉडल्स में एक्सटेंड करने के रूप में सोचता हूं, क्योंकि क्लाइमेट मॉडल है। खैर, 2100 तक एक निश्चित मात्रा में गर्मी होने वाली है, ये ऐसा है, ठीक है। कुछ हिस्सा ह्यूमन जनरेटेड हो सकता है, कुछ इसका कॉन्सिक्वेंस आइस एज के बाद की गर्मी का है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन ठीक है, चलिए आपके प्रिजम्पशन को मान लेते हैं। हालांकि कई धारणाएं हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ता है आपके मॉडल में कोई भी एरर कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन अपनी मर्जी से। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक मॉडल में कहने के लिए क्लाइमेट मॉडल का विस्तार करने जा रहे हैं। तो मैंने अभी अभी डेलॉयट के एक पेपर का एनालिसिस किया। अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, 3 लाख कर्मचारी, मेजर लीग कंसल्टेंट्स। उन्होंने मई में एक रिपोर्ट तैयार की। मैंने इसके लिए टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा, जिसे मैं इस वीक अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज करने जा रहा हूं। उसने कहा, अच्छा, अगर हम क्लाइमेट प्रॉब्लम को कंट्रोल में लाते हैं तो इकोनॉमिकली, क्योंकि यही वो जगह है जहां मॉडल अब इकोनॉमिक फ्रंट पर बनाए जा रहे हैं, अब हमें एनवायरनमेंट का मॉडल बनाना है। यही है क्लाइमेट। और हमें इकोनॉमी का मॉडल बनाना होगा, और फिर हमें उनके जॉइंट इंटरेक्शन को मॉडल करना होगा, और फिर हमें भविष्य में 100 वर्षों की भविष्यवाणी करनी होगी, और फिर हमें उस पर $1 वैल्यू लगाना होगा, और फिर हमें दावा करना होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। और फिर ये हमारा कंक्लूजन है। हम एक कठिन समय से गुजरने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ग्रोथ की लिमिट्स स्वीकार नहीं करते हैं तो लगभग 50 वर्षों में भविष्य में एक तबाही होगी। और इसलिए उस आपदा को टालने के लिए हम अब लोगों को गरीब बनाने जा रहे हैं। कितना गरीब? खैर, उतने नहीं जितना वे अमीर होने वाले हैं, लेकिन निश्चित रूप से। और वे इसे अपने मॉडल में ऐसा कहते हैं, निश्चित रूप से गरीब, निश्चित रूप से गरीब, निश्चित रूप से गरीब होंगे अगर हम उन्हें अकेला छोड़ दें। और तब मैं सोचता हूं, ठीक है, हुर्रे! कौन?
वेल चलो इसे बायोलॉजिकली देखें। आपके पास एक हायरार्की है, राइट? स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, वो एक हायरार्की है या एक प्रकार। आप एक सोशल हायरार्की की तरह एक हायरार्की पर जोर देते हैं। वहाँ एक एनवायरनमेंट में बर्ड्स हैं और एक एवियन फ्लू आता है। फिर जब आप सोशल हायरार्की में बर्ड्स को देखते हैं तो लो रैंकिंग बर्ड्स के पास सबसे खराब घोंसले होते हैं, इसलिए वे हवा, बारिश और धूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और फूड सप्लाई से सबसे दूर होते हैं और प्रेडिटर्स के लिए सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। तो वे बर्ड स्ट्रेस्ड हैं, जो आपके साथ तब होता है जब आप हायरार्की के बॉटम में होते हैं। आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं क्योंकि आपका जीवन ज्यादा अनसर्टेन होता है। आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आपका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन इस कारण से कॉम्प्रोमाइज होता है। आप वर्तमान के लिए भविष्य का बलिदान कर रहे हैं। एक एवियन फ्लू आता है और बर्ड्स नीचे से मरने लगते हैं। ऐसा हर महामारी में होता है, आप मर जाते हैं नीचे से ऊपर तक। ठीक है, तो जैसा कहते हैं जब एरिस्टोक्रेसी को जुकाम होता है तो वर्किंग क्लास निमोनिया से मर जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को गरीब बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कौन? जब हम लोगों को गरीब बनाते हैं तो हम जानते हैं कि हम किसे गरीब बना रहे हैं। हम उन लोगों की मदद करते हैं जो मुश्किल में हैं, गरीब, और इसका मतलब है कि वे मर जाते हैं। और इसलिए डिलॉयट के कंसल्टेंट्स बेसिकली जो कह रहे हैं वो है, खैर तुम जानते हो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे मॉडल्स के अनुसार बहुत से गरीब लोगों को मरना पड़ेगा ताकि भविष्य में और अधिक गरीब लोग ना मरें। ये ऐसा है। ठीक है, एक सेकंड रुको। इन दोनों में से किस बात को मैं निश्चित रूप से स्वीकार करूं? क्या वो काल्पनिक गरीब लोग हैं जिन्हें आप 100 साल बाद बचाने वाले हैं, या वे गरीब लोग जिनको आप असल में अगले 10 वर्षों में मारने जा रहे हैं? खैर, मैं अपनी किस्मत उन असली गरीब लोगों के साथ जोड़ने जा रहा हूं जिन्हें आप सच में मारने जा रहे हैं। और फिर मैं आगे सोचता हूं ये ऐसा है। ठीक है, डेलॉयट कंसल्टेंट्स, क्या आपने सच में दुनिया का मॉडल तैयार किया है, या क्या ये एक बड़ी एडवर्टाइजिंग चाल है जो आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ये दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप सच में दुनिया के पूरे इकोसिस्टम, जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम भी शामिल है, को मॉडल कर सकते हैं और 100 वर्ष आगे तक भविष्यवाणी कर सकते हैं? और क्या इस तरह का दावा करने में थोड़ा मोरल हेजार्ड नहीं है? बस थोड़ा सा, खासकर जब, तो मैंने पिछले हफ्ते जॉन लोमबर्ग और माइकल लियोन से बात की। मैंने इस आने वाले साल में भूखमरी के लिए यूएन एस्टिमेट्स को स्वीकार कर लिया। 15 करोड़ लोग फूड इनसिक्योरिटी का सामना करेंगे। फूड इनसिक्योरिटी, हाँ, फूड इनसिक्योरिटी, यही तो आजकल का चर्चित शब्द है। अकाल। अच्छा, माइकल लियोन ने सोचा 1.2 अरब। और फिर ये और बिगड़ जाएगा क्योंकि उसने कहा कि अकाल में ज्यादातर ऐसा होता है कि सरकारें बहुत ज्यादा पागल हो जाती हैं। उस समय सरकारें अस्थिर हो जाती हैं और फिर वो किसानों से भोजन अपने नाम कर लेते हैं। फिर किसानों के पास पैसे नहीं होते हैं, फिर वो फसलें नहीं उगा सकते। और मुझे लगता है हाँ, यही वो करते हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। और फिर जॉन ने मुझे 1 अरब 2 करोड़ डॉलर बताए और फिर ब्जॉर्न लोमबर्ग ने भी यही बात कही। मैंने तो उससे पूछा भी नहीं था, उसने तो यूं ही एक कमेंट कर दिया। मुझे आपसे 30 के दशक के अकाल के बारे में पूछने दीजिए। हाँ, क्या आपको लगता है यूक्रेन में? ओह हाँ, फन फन फन। इसी तरह जिन चीजों को आपने पिछले कुछ सेंटेंसेस में मेंशन किया है वे ह्यूमन हिस्ट्री के उस हिस्से की गूंज की तरह हैं। दरवाजे में वो छेद जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, अब मैंने 4 वीक्स यूक्रेन में बिताए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्से हैं जो अभी भी, भले ही वे नहीं जानते, वे जानते हैं। हाँ बिल्कुल, वो महसूस करते हैं कि इतिहास खून में बहता है। डच जानते थे। इन सम सेंस वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में उनके पास अकाल पड़ा था और इसका एक हिस्सा ये है कि डच किसान अनबिलीवेबली एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में डचों ने कहा था कि ऐसा फिर नहीं होने देंगे। और फिर उन्हें समुद्र से जमीन निकालनी पड़ी, क्योंकि हॉलैंड वो एक अद्भुत देश है, इसे सच में अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 2 एक्सपोर्टर है। आप जानते हैं कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का दुनिया का नंबर 2 एक्सपोर्टर है, हॉलैंड। इट्स लाइक, आई डोंट थिंक ये मैसाचुसेट्स जितना बड़ा है। ये एक छोटी सी जगह है, इसे तो अस्तित्व में भी नहीं होना चाहिए, और वे इसे लागू करना चाहते हैं। ये उसका प्लान है। आइए 30% किसानों को बिजनेस से बाहर कर दें। हॉलैंड में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ब्रॉडर इकोसिस्टम उनके जीडीपी का 6% है। अब ये सेंट्रलाइजिंग पॉलिटिशियंस ऐसा सोचते हैं कि बताओ क्या मैं इस बारे में स्टूपिड हूं? किसी इंडस्ट्री को लें, आप इसे फिएट द्वारा 30% तक घटा देते हैं
अब यह लगभग 3% के प्रॉफिट मार्जिन पर चल रहा है। अब आप इसके 30% को खत्म करने वाले हैं। तो फिर आप पूरे फार्मिंग इकोसिस्टम को कैसे नहीं गिराने जा रहे हैं? आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को गरीब बनाने से कैसे रोकेंगे और आप ग्रोसरी स्टोर्स को गिराने से कैसे रोकेंगे? आप ऐसा कुछ नहीं ले सकते और इसे वापस नहीं कर सकते। इसे 30% तक नहीं खरीद सकते और इसे मार नहीं सकते। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखो, हमने कोविड लॉकडाउन के साथ क्या किया। हमने सप्लाई चेन्स तोड़ दी। क्या आपने हाल ही में कुछ खरीदने की कोशिश की है? और वेट करें, क्या इस समय चाइनीज ताइवान को धमका नहीं रहे हैं? चिप्स के बिना हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। मैं सोचता हूँ ठीक है, वे क्या सोच रहे हैं? डिलॉयट के लोग सोच रहे हैं क्या हम स्मार्ट नहीं हैं और क्या हमें हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स द्वारा हायर नहीं किया जाना चाहिए? ये ऐसा है, ठीक है। गरीबों के बारे में बुरा हुआ। एनवायरमेंटलिस्ट्स इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? हम प्लैनेट से प्यार करते हैं। ये ऐसा है क्या हम गरीबों से प्यार करते हैं? तुम करते हो, ठीक है। चलो धरती को गरीबों के खिलाफ खड़ा करते हैं। कौन जीतेगा? धरती। अच्छा, आप गरीबों से इतना प्यार नहीं करते। क्या आप इस प्लैनेट से प्यार करते हैं या आप कैपिटलिज्म से नफरत करते हैं? चलो उन दोनों चीजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करें। ओह अच्छा, तो हम कैपिटलिज्म से नफरत करते हैं। हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि आप इसे तोड़ने को तैयार हैं और आप जानते हैं क्या होने वाला है। तो श्रीलंका में इन 20 मिलियन लोगों के साथ क्या होने वाला है जिनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है? क्या वे सभी जानवरों को खाने वाले हैं? क्या वे सारी लकड़ी जलाने वाले हैं? वे जर्मनी में लकड़ी का स्टॉक जमा कर रहे हैं। तो क्या ये आपका एनवायरमेंटल ग्लोबलिस्ट यूटोपिया है? गरीबों को मारने और प्लेनेट को नष्ट करने जा रहे हैं? और ये ठीक है क्योंकि हम कैपिटलिज्म को मिटा देंगे, ठीक है। ड्रैगन और ड्रैगन का डर आइडियोलॉजीज को प्रेरित करता है, जिनमें से कुछ बेहतर दुनिया बना सकती है और कुछ उस दुनिया को नष्ट कर सकती है।